नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लाला नरगांव और आज हमारे साथ बड़े पत्रकार श्याम सुंदर आए हैं दिल्ली से और पूरे दिन स्टे करते करते मथुरान में आज पहुंचे हैं। करीबन 7 साढ़े 7 बज गए यहाँ पे और हम आज इनसे जानेंगे कि आज पूरे दिन स्टे करें तो कैसा लगा हमारा इस मथुराड़ क्षेत्र, वो जानेंगे सर से। सर, आपका स्वागत है। आज हमारे इस मथुराड़ क्षेत्र में माँ रानी काजल पे दरबार पे आए हुए हैं, तो आप इस एरिया में किस नज़र से देखते हो या आपको क्या अच्छा लगा इस क्षेत्र में? देखिए, जब भी मैं आदिवासी भारत में जाता हूं तो कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलता है, देखने के लिए मिलता है। और कुछ ऐसी बातें हैं जो सभी आदिवासी इलाकों में कॉमन होती हैं। जब हम लोग यहाँ आए मथुराड़ में, एक तो आपका इलाका बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा रास्ते में हमने झरने देखे जी। और पूरा पहाड़ फिलहाल हरा हुआ है। यहाँ पर मॉनसून है, जी जी बादल अटके हुए देखे पहाड़ों पर, तो बहुत ही खूबसूरत है आपका इलाका। एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरा, जब हम लोग यहाँ आए और इस हिल टॉप पे जो देवी का मंदिर है, जिसे आप रानी काजल माता का मंदिर कहते हैं, तो जब उसके बारे में कहानी पता चली तो और मज़ा आया, क्योंकि मैं गुजरात में यामोगी के मंदिर गया हूँ और आप लोगों ने बताया कि यामोगी की ही एक बहन है ये देवी। जी जी तो बहुत नई जानकारी और बहुत अच्छा लगा कि मैं एक और आदिवासी देवी के दर्शन कर चुका हूँ उससे पहले, और उन्हीं की बहन इनको माना जाता है। उसके अलावा आपके सारे साथी, नौजवान साथियों के साथ दिन भर जो बातें हुई, तो उसमें एक लोक कलाकार है जो अपने लोकगीतों को बचा रहा है, उनको नए शब्द दे रहा है, अपनी संस्कृति के बारे में अपने लोगों के बीच में गीतों के ज़रिए अपनी बात कह रहा है और जल जंगल ज़मीन आदिवासियों के हक अधिकार की बात कर रहा है। तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिला और मैं आपको नितेश भाई अलावा से बात करते हुए सुन रहा था। जी जी और इस बात का मुझे हमेशा अफसोस रहेगा कि मथुराड़ में इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें हिंदी और गुजराती, मराठी, कई भाषाएं आपने बताई और आपकी अपनी भाषा तो है ही। काश मैं मथुराड़ पर अलग से स्टोरी कर पाता। आज तो देर हो चुकी है। अगर हम रहे यहाँ पर तो लौट के आना चाहेंगे, और अगर आप हमारी मदद करेंगे तो मथुराड़ की ये कहानी मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिसमें इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, क्यों ये भाषाएं बोली जाती हैं, एक गांव में के आदिवासी इतनी सारी भाषाएं कैसे जानते और बोलते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार ये पूरा दिन रहा और बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। और मुझे उम्मीद है कि आपसे जो मैंने सीखा है, हमारे मैं भी भारत चैनल के ज़रिए हम बाकी देश के लोगों को भी इस दिन के बारे में बता पाएंगे। जी जी बहुत। एक मिनट सर, मैं अपनी तरफ से एक सवाल पूछना चाहूँगा। आप देश भर घूमे हुए हो, लगभग भारत का कोई ऐसा राज्य नहीं होगा जहाँ पर आपने घुमा नहीं और विभिन्न आदिवासी इलाकों में दौरा किया है। तो जो बाकी आदिवासी क्षेत्र है और यहाँ के जो क्षेत्र है, इसमें आप क्या भिन्नताएं देखते हैं? नहीं, बहुत ज़्यादा भिन्नताएं तो जैसे मैंने कहा कि नहीं मैं देखता हूँ, लेकिन जाहिर है भाषा भिन्न है, जी जी पहनावा भिन्न है जी और यहाँ का खान पान भिन्न है। जी यहाँ काफ़ी मिर्ची वाला, करारा मसाले वाला खाया जाता है। आप लोग मटन चिकन जो भी बनाते हैं उसको जब आप बघार लगाते हैं तो काफ़ी मसाले को भूनते हैं। आपके यहाँ का जो दाल पानिया है वो ख़ास है और कई भाषाएं आपके यहाँ बोली जाती है, अपनी भाषाएं बोली जाती हैं। और जो भील भिलाला पुरुष हैं वो जिस तरह से मैं देखता हूँ, एक बहुत बारीक सी चीज़ मैंने नोटिस की कि आँख के पास यहाँ पे हल्का सा एक टैटू रहता है। जी जी जो सही बात है। भील भिलाला
पुरुष वैसे भी बहुत हैंडसम होते हैं, लेकिन वो उनकी खूबसूरती को और बढ़ाता है। मैंने ऐसा नोटिस किया। आपके यहाँ की महिलाओं के जो चांदी के जेवर हैं, 5-5 किलो 7-7 किलो जेवर पहनती हैं। आपके जो पुरुष हैं वो कानों में सोने की या चांदी की मुर्की पहनते हैं। तो बहुत सारी भिन्नताएं भी हैं और बहुत सारी समानताएं भी हैं। तो सामूहिकता मिलती है सोसाइटी में, साथ मिलके जीने का जो हुनर है वो दिखाई देता है। तो विविधताएं भी बहुत सारी हैं, भिन्नताएं भी बहुत सारी हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं आसाम में जब गया तो वहाँ राभा और बोडो आदिवासियों से मिला, तो उनकी जो कई सारी ऐसी परंपराएं हैं, क्योंकि वो भी प्रकृति पूजक हैं और आप भी प्रकृति पूजक हैं, तो काफ़ी सारी समानताएं देखने के लिए मिलती हैं। जाहिर है भाषा और पहनावा और जो कई रीति रिवाज हैं, आपके जो कस्टमरी लॉ हैं, वो थोड़े भिन्न हैं। जी सर, यहाँ के जो आर्थिक रूप से विकास को आप किस तरीके से देखते हैं? यहाँ पर ये बाकी इलाकों में भी आप दौरा किए होंगे और ज़्यादातर आदिवासी इलाकों को पिछड़ा हुआ मानते हैं, तो आप अलीराजपुर ज़िले के अंदर आए हैं, तो यहाँ पर आपने जो पिछले कल और आज इस दौरान आपने कौन कौन सी चीज़ें नोटिस की और कौन वो सारी चीज़ों के बारे में बताइए। देखिए, मैंने बहुत ज़्यादा समय नहीं बिताया अलीराजपुर में। मैं तो विश्व आदिवासी दिवस में शामिल होने के लिए आया था कल ही, लेकिन आज सुबह जब हम लोग अलीराजपुर शहर में थे तो मैंने देखा कि बहुत बड़ी संख्या में आपके आदिवासी स्त्री पुरुष वो झोला लेकर वहाँ पहुँच रहे थे और उनसे मैंने बात की। और जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि वो सब लोग मजदूरी की तलाश में वहाँ पहुँचे हैं। तो ये तो जाहिर बात है कि मजदूरी की तलाश में बड़ी तादाद में लोग वहाँ आते हैं और फिर वो सब अनस्किल्ड लेबर है। मतलब उनको आप ये नहीं कि स्किल्ड लेबर नहीं है कि उनको एक ख़ास तनख्वाह मिलेगी या पैसा मिलेगा, तो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं वो लोग। तो जाहिर है कि कोई बहुत ज़्यादा यहाँ रोज़गार के साधन मुझे नज़र नहीं आए अभी तक। तो ये बात ज़रूर है कि जब हम आज निकले गांव देहात में तो जो पहाड़ी ढलान है उस पर काफ़ी हरी भरी पहाड़ियाँ हैं और काफ़ी खेती हमने देखी। लेकिन इसमें भी हमने जब लोगों से बात की तो ये पाया कि बीज और दवाइयों पर, क्योंकि यहाँ पर जो कपास है या मक्का है, हाइब्रिड मक्का के बीज इस्तेमाल हो रहे हैं, तो दवाइयाँ जो हैं वो उस पर काफ़ी पैसा खर्च होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी यहाँ लोगों को बैंक से लोन उतना उपलब्ध नहीं है शायद जितना होना चाहिए। जी जी सर। अभी भी उनको प्राइवेट मनी लेंडर से, यानी कि साहूकारों से, सेठों से हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन लेना पड़ता है। तो जैसे मैंने कहा कि मैंने बहुत ज़्यादा समय अभी अलीराजपुर में नहीं बिताया, लेकिन निमाड़ के बाकी ज़िलों में मुझे घूमने का मौका मिला है और गर्मियों में भी घूमने का मौका मिला है। और मैं ये जानता हूँ कि पानी यहाँ पे एक बड़ा मसला है लोगों के लिए। गर्मियों में पानी नहीं मिलता है, एक ही फसल हो पाती है बारिश के भरोसे। तो और फिर ये तो आपकी सरकार के आंकड़े ही बताते हैं कि अलीराजपुर सबसे पिछड़े ज़िलों में से एक है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो शैक्षणिक रूप से हो। तो इतने मेहनती लोग हैं, इतनी उपजाऊ ज़मीन है, लेकिन उसके बावजूद अगर यहाँ पर गरीबी और अशिक्षा इतनी ज़्यादा है तो ये लोगों की गलती तो नहीं हो सकती है। वो तो खून पसीना बहाने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो संसाधन उनके लिए होने चाहिए, जैसे मैंने कहा कि वो अनस्किल्ड लेबर हैं, वो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। अगर सरकार ये दावा करती है कि स्किल इंडिया और कौशल केंद्र बनाए जा रहे हैं, तो अलीराजपुर में कितने लोगों को ट्रेनिंग दी गई अलग अलग क्षेत्रों में, ये सरकार को बताना चाहिए। तो मोटे तौर पे मुझे ये लगता है कि बहुत कल्चरली जितना संपन्न है अलीराजपुर, आर्थिक अवसर उतने ज़्यादा यहाँ पर मौजूद नहीं है लोगों के लिए। तो साथियों, ये थे हमारे साथ श्याम सुंदर सर,
जो दिल्ली से आए हुए हैं और विभिन्न आदिवासी इलाकों में जाते हैं और वहाँ की जो परिस्थितियाँ है, कल्चर है, खान पान है, उनके बारे में कवर करते थे। तो आज उनसे हम लोगों ने मुलाकात की, उनके विचार जाने। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर का, जो अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए और हमारे यहाँ की जो भी वेशभूषा है, खान पान है और जो भी आर्थिक और सामाजिक रूप से जो विकास है और यहाँ के जो लोगों हैं उनके बारे में आप अपने चैनल के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, अग्रिम शुभकामनाएं।